जय हिंद दोस्तों, मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। ये एवरिटेरिया के वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक है। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, मॉडल प्रैक्टिस सेट, और बीएसएससी इंटर लेवल द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का इसमें प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। इससे पहले मैं 1 से लेकर 8 तक इसका वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया हूँ। ये आज मैं आपको 9 नंबर प्रैक्टिस सेट लाया हूँ आप लोगों के लिए। और इससे पहले मैं एरोटेरिया के जो फर्स्ट बुक आया था वो भी, उसमें भी 15 प्रैक्टिस सेट दिया था, वो पूरा प्रैक्टिस सेट अपलोड है। यदि आप लोग उसे नहीं देखें तो वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सारा वीडियो उपलब्ध मिलेगा। और इसका भी मैं प्लेलिस्ट अलग से बना दिया हूँ, एरोटेरिया बीएसएससी इंटर लेवल एरोटेरिया प्रैक्टिस बुक 2 के नाम से, वॉल्यूम 2 के नाम से बना दिया हूँ। उसे भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें दोस्तों। जितना से ज़्यादा लोगों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को देखते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आज पहला प्रश्न क्या है? प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में आज का पहला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन कौन से शिखर महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय में स्थित है? कौन कौन सा शिखर महान हिमालय या ग्रेट हिमालय में स्थित है? तो महान हिमालय में कौन कौन सा शिखर स्थित है, ये प्रश्न पूछा है। यदि हम देखें तो महान हिमालय में आपको माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है महान हिमालय में। धौलागिरी महान हिमालय में और नंदा देवी महान हिमालय में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी और नंदा देवी, ये 3 है जो महान हिमालय में है। जबकि केटू जो है ट्रांस हिमालय में है, ट्रांस हिमालय में है केटू। तो यदि हम देखें तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि भारत में स्थित देखें बृहद या महान हिमालय के शिखर में, भारत में स्थित यदि शिखर देखें जो भारत में स्थित है चोटी, उसे देखें तो उसमें है कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी और नामचा वर्मा। ये सब क्या है? भारत में स्थित है, जो महान हिमालय में स्थित चोटी है। कंचनजंगा सिक्किम में, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में, नंदा देवी उत्तराखंड में और नामचा वर्मा दक्षिण तिब्बत में। जो नेपाल में स्थित है महान हिमालय में, जो हिमालय की चोटियां हैं, माउंट एवरेस्ट है नेपाल में जो महान हिमालय में स्थित है, धौलागिरी महान हिमालय में है, मकालू महान हिमालय में है, अन्नपूर्णा महान हिमालय में है, जो सारा नेपाल में है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 2 नंबर प्रश्न दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है, भारत की समुद्री सीमा से संबंधित देश कितने हैं? तो भारत के समुद्री सीमा से संबंधित देश कितने हैं? 7 देश पूछा गया है कि भारतीय समुद्री सीमा से लगने वाले देश कितने हैं? 7 है। कितने? 7 देश है। भारत की जल सीमा की लंबाई कितना है? भारत की जल सीमा की लंबाई यदि देखें तो टोटल 7516.6 है। जल सीमा की लंबाई, भारत का जल सीमा की लंबाई कितना है? 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। जल सीमा से लगे देश, भारत के साथ जो जल सीमा से लगे देश है वो कौन कौन है? तो पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है और इंडोनेशिया है। ये 7 देश है जो भारत का जल सीमा और थल सीमा, कुछ ऐसे देश भी है जो केवल जल सीमा से लगते हैं, लेकिन इसमें हमसे पूछा है समुद्री सीमा से संबंधित कौन है? तो 7 देश हैं जो समुद्री सीमा से हैं। कौन कौन? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड एवं इंडोनेशिया। और भारत के पड़ोसी देशों में जो 3 ऐसे भी देश हैं जिनकी स्थल और समुद्री दोनों सीमाएं भारत से लगती है, स्थल भी और समुद्री भी, जैसे पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 3 देशों का जो सीमा है स्थल से भी लगता है और समुद्र से भी लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे दोस्तों, ताकि एक ही फ्रेम में आ जाए पूरा। देखिए इसे हम लोग देखेंगे 3 नंबर प्रश्न को मैचिंग करने के लिए दिया गया। एक तरफ राष्ट्रीय पार्क है और दूसरी तरफ स्थान है। कौन सा राष्ट्रीय पार्क किस स्थान पर है वो हमसे पूछा गया है। यदि हम इस प्रश्न को देखें, केबुल लामजाओ कहाँ स्थित है? तो केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय पार्क है वो आपको कहाँ मिलेंगे? वो दक्षिण नहीं, मणिपुर में मिलेंगे। ऑप्शन ए केबुल लामजाओ मणिपुर में, ठीक है। दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में, मधुमलाई नीलगिरी के तहर के लिए नीलगिरी क्षेत्र में पाया जाता है तमिलनाडु के क्षेत्र में, और मालाकांड तिरुनेलवेली में तमिलनाडु में, मालाकांड भी तिरुनेलवेली तमिलनाडु में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 1 2 3 4 सभी का सभी सही है। केबुल लामजाओ मणिपुर में, दाचीग्राम श्रीनगर, मधुमलाई नीलगिरी और मालाकांड तिरुनेलवेली में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह का नाम क्या है? अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह, अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप कौन सा है? ये प्रश्न पूछा है। तो कोको द्वीप है, अंडमान को म्यांमार से अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी
सही आंसर है। यदि कोको स्टेट को देखें, कोको द्वीप अंडमान को, उत्तरी अंडमान को म्यांमार से अलग करता है कोको द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है दोस्तों। कहाँ है ये भारत का, यदि नक्शा हम इस तरह से इधर का क्षेत्र का पा रहे दोस्तों, तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी हो गया इसमें, तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो कोको द्वीप हो गया, कोको द्वीप आपको यहाँ पर म्यांमार का कुछ हिस्सा है, तो यहाँ पर जो है कोको द्वीप है। ठीक है, कोको द्वीप समूह द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री चैनल कहते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। छोटे अंडमान द्वीप समूह को कार निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल होता है जो छोटे अंडमान को कार निकोबार से अलग करती है। ठीक है, तो इतना जानकारी आप इस प्रश्न से मिल गया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं। यदि पूरे ऑप्शन को मैं डिटेल करूंगा दोस्तों तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं पूरे ऑप्शन को डिटेल नहीं कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट, बहिर्वेदी अग्नि चट्टान का उदाहरण है। तो बहिर्वेदी अग्नि चट्टान का उदाहरण कौन है, तो बहिर्वेदी अग्नि चट्टान का उदाहरण बेसाल्टिक चट्टान है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। बहिर्वेदी अग्नि चट्टान का उदाहरण बेसाल्टिक चट्टान है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ज्वालामुखी के उद्देश्य के उद्भवन के समय जो मैग्मा या लावा पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडे होने से जो चट्टान बनती है, उन्हें ही बाह्य अग्नि चट्टान या बहिर्वेदी अग्नि चट्टान कहते हैं। तो बहिर्वेदी अग्नि चट्टान कहते किसको है, तो वैसे लावा जो ज्वालामुखी के द्वारा निकलती है, वैसे चट्टान जो ज्वालामुखी के फुटती है उस समय ज्वालामुखी के सहारे बाहर आती है और पृथ्वी की सतह पर जम जाने के बाद वो एक पत्थर का आकार, चट्टान के आकार के रूप ले लेती है और उस चट्टान को ही बाह्य अग्नि चट्टान कहा जाता है या बहिर्वेदी अग्नि चट्टान कहा जाता है। दक्कन का पठार की चट्टान बेसाल्ट चट्टानें हैं। दक्कन के पठार की चट्टानें बेसाल्ट बहिर्वेदी सेल या चट्टान का उदाहरण है जो एक प्रकार का अग्नि चट्टान है। ठीक है, ये मैग्मा पृथ्वी की सतह से जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए सेल की संरचना बहुत महीन दाने वाली होती है। काली मिट्टी में बहुत महीन कण होती है क्योंकि वे विशाल चट्टानों के बने होते हैं। तो बहिर्वेदी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 6 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती है, तो विक्टोरिया झील है जो रवांडा से अपनी सीमा साझा नहीं करती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन है, तो विक्टोरिया झील है। अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है तथा यह द्वीप विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व में दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन है, विक्टोरिया झील है। इससे होकर विश्वत रेखा गुजरती है, विक्टोरिया झील से विश्वत रेखा गुजरती है। ठीक है, नील नदी का उद्गम स्थल भी कहाँ से है, विक्टोरिया झील से है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील से है। यह झील विक्टोरिया झील है जो युगांडा, तंजानिया, केन्या आदि देशों से होकर गुजरती है। इसे डार्विन के ड्रीम पोंड के नाम से भी जाना जाता है। विक्टोरिया झील को डार्विन के ड्रीम पोंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी झील है कौन, विक्टोरिया झील। इतनी जानकारी विक्टोरिया झील के बारे में काफ़ी है दोस्तों। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का प्रथम सबसे बड़ा झील पूछे तो कौन है, विश्व का सबसे बड़ा झील या मीठे पानी का झील तो कैस्पियन सागर है। विश्व का सबसे बड़ा झील पूछे तो कैस्पियन सागर है और दूसरा सबसे बड़ा झील सुपीरियर झील है। तीसरा सबसे बड़ा झील विश्व में कौन है, तो वो जो है आपको विक्टोरिया झील है तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, रवांडा से नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न में देखें निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। तेल नदी के नाम से किसे जानते हैं, नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नाइजर नदी में बहने वाली एक नदी है, इस नदी को ही तेल नदी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें पाम तेल का परिचालन ज्यादा होती है। नाइजर नदी में ही पाम तेल का सबसे ज्यादा परिचालन होती है, इस कारण से उसे तेल नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी गिनी की खाड़ी में गिरती है। नाइजर अफ्रीकी की तीसरी सबसे लंबी नदी है। नाइजर नदी है जो अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, जबकि जायरे नदी है जो कर्क रेखा को विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, जायरे नदी है, और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को काटने वाली 2 बार नदी है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। 8 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। इसमें देखते हैं दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावलियों अनुक्रम को दी गई वह है। कौन सी शब्दावली उद्देशिका में दिया गया वो पूछा गया है। तो
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। उद्देशिका में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य दिए गए शब्दार्थ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 में देखते हैं संविधान के कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है। पुनरावलोकन हेतु अधिकृत कौन सा अनुच्छेद करता है उच्चतम न्यायालय को? तो अनुच्छेद 137 अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय पुनरावलोकन करने की अधिकार प्राप्त करता है। अनुच्छेद 137 के तहत ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 में देखिए दोस्तों, 10 नंबर में है कि आर्थिक नियोजन का विषय है। आर्थिक नियोजन का विषय क्या है? तो आर्थिक नियोजन का विषय किस विषय में आता है? आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन है जो समवर्ती सूची में आने वाला विषय है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। समवर्ती सूची में आता है आर्थिक नियोजन। ठीक है। संसद द्वारा निर्मित कानून लागू होगा। ठीक है, जो संसद लागू करेगा वही कानून लागू होगा। समवर्ती सूची में राज्य सरकार भी काम कर सकते हैं, कानून लागू कर सकती है, और केंद्र सरकार भी। यदि दोनों के कानून में विरोध हो तब संसद जो कानून लागू करेंगे, संसद द्वारा जो कानून लागू होगी वही कानून मान्य होगा। ठीक है। यदि वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं समवर्ती सूची में। वर्तमान में कितने हैं? 52 विषय है समवर्ती सूची में। यदि प्रमुख रूप से देखें तो राष्ट्रीय जल मार्ग, ये सब दोस्तों जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्रीय जल मार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, वन, आर्थिक तथा सामाजिक योजना, ये सब क्या है? समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? कौन निर्धारित करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? ये निर्धारित करने का शक्ति किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अनुच्छेद 110 के 3 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका सत्यापन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक है। और धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक ही ऐसा विधेयक है जो केवल राष्ट्रपति के जो पूर्व से ही अनुमति ले ली जाती है। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 की ओर। इनमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो प्रमुख समितियां हैं और अध्यक्ष हैं। देखते हैं, संचालन समिति। संचालन समिति जीबी मावलंकर, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, सही है। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघीय शक्ति समिति, संघीय शक्ति संबंधित समिति जवाहरलाल नेहरू। तो बी सी डी सही है। और हमसे पूछा कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ना कि जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर के स्थान पर कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संचालन समिति का अध्यक्ष। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। प्रारूप समिति देखें दोस्तों, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या देखिए कितनी थी? कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति के बारे में मैं बता दिया हूं दोस्तों, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति से सारा क्वेश्चन बनता है। उसके डेट से बनता है, गठन कब हुआ था उससे बनता है, कितने सदस्य थे कुल उससे बनता है, कौन इसके अध्यक्ष थे उससे बनता है। ये प्रारूप समिति काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 13 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में देश के अन्य प्रमुख पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन है लेकिन राष्ट्रपति का नहीं है? तो कौन सी अनुसूची में शपथ का वर्णन है? देखिए, पहली अनुसूची में क्या है? राज्य एवं संघ। दूसरी अनुसूची में तो उन लोग जो विभिन्न पदाधिकारी होंगे उनके वेतन भत्ते पेंशन के बारे में दिया गया है दूसरी अनुसूची में। और तीसरी अनुसूची में है जो शपथ है, पहले वो वेतन लेंगे तब शपथ लेंगे, ये बात है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन है और राष्ट्रपति को छोड़कर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है। यदि आपसे चौथी अनुसूची में पूछ लिया क्या है, तो चौथी अनुसूची में राज्यों का प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में, वो वर्णन दिया गया है। 5वीं अनुसूची देखें, तो 5वीं अनुसूची में आपको असम, मेघालय, असम और के क्षेत्रों में जो असम मेघालय के क्षेत्रों में जनजाति हैं उस प्रशासनिक नियंत्रण के बारे में दिया हुआ है 5वीं अनुसूची में। ठीक है। और छठी अनुसूची देखें दोस्तों, तो इसमें छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया हुआ है। छठी में 5वीं अनुसूची में क्या है? विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन नियंत्रण के बारे में दिया गया। 5वीं में क्या है? 5वीं में है कि विभिन्न अनुसूचित
क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में दिया गया है। छठी में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। ठीक है, 7वीं अनुसूची यदि आपसे पूछे, 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारा के बारे में दिया गया है। और 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची है दोस्तों। अभी हमने बताया था आपको समवर्ती सूची में अभी कितना है, समवर्ती सूची में कितना विषय है, तो 52 विषय है। ठीक है, और राज्य सूची में अभी कितने विषय हैं, तो 66 विषय हैं। और संघ सूची में विषयों की संख्या 97 है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। नेक्स्ट को चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 14 नंबर प्रश्न की ओर, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो वित्तीय आपात है जो कितने समय के लिए लागू की जा सकती है, यदि ये देखें तो वित्तीय आपात है जो कोई अधिकतम अवधि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर, कोई अधिकतम अवधि नहीं है वित्तीय आपात लागू करने। वित्तीय आपात, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं दोस्तों, कोई अधिकतम सीमा नहीं है वित्तीय आपात के लिए। अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकती है। पहले चरण में उद्घोषणा 2 माह तक परिवर्तन में रहती है। यदि संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा इसे अनुमोदन कर दिया जाता है तो यह अनिश्चित काल तक बनी रह सकती है, अर्थात इसका कोई भी समय सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 में देखें तो भारत के महान्यवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के महान्यवादी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो महान्यवादी है भारत का जो वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, ये सही नहीं है। केंद्रीय सदस्य का कैबिनेट होता है और इसमें कहा गया है कि महान्यवादी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है। महान्यवादी केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य तो होते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं, तो संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं, ये हमसे पूछा कौन सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही नहीं है। उसमें भाग नहीं ले सकता, बैठ सकता है, नहीं बोलने का अधिकार नहीं है संसद की कार्यवाही में। तो हमसे पूछा कौन सही नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यवादी का वर्णन है। कितना में? अनुच्छेद 76 में महान्यवादी का वर्णन है। ठीक है, और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ये भी सही है। और वह लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है? नेक्स्ट है इसमें, तो रिजर्व बैंक के बैंक दर यदि कम करने से क्या परिणाम आएगा, ये पूछा गया है। यदि रिजर्व बैंक बैंक दर कम कर दे तो क्या आएगा? बाजार की तरलता बढ़ जाएगी। जैसे ही बैंक दर कम कर देगा, रिजर्व बैंक दर को कम कर देती है, तो क्या होगा? जो बैंक है वो अधिक से अधिक ब्याज लेगा, और अधिक से अधिक ब्याज लेगा तो बाजार में जो लोग हैं वो भी अधिक से अधिक, बैंक भी अधिक से अधिक ब्याज देंगे, तो इस तरह से तरलता बाजार में बढ़ जाएगी। तो रिजर्व बैंक यदि बैंक दर कम कर देती है तो इसका फलस्वरूप क्या होगा? तरलता बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 17 नंबर प्रश्न में, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को निम्नलिखित में से कौन सी अनुमोदित करता है? तो गन्ने के जो मूल्य का अनुमोदन कौन करता है? तो इसका अनुमोदन आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 18 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थक मूल्य MSP की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? MSP की अवधारणा को लक्ष्मीकांत समिति के आधार पर लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। किसके? लक्ष्मीकांत के आधार पर किया गया था, वर्ष 1965 में लागू की गई थी। ठीक है, वर्ष 1965 में MSP को लागू किया गया था लक्ष्मीकांत झा समिति के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 19 नंबर प्रश्न में, बाल्को एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से की गई है? तो बाल्को एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से? तो बाल्को है सोवियत संघ की सहायता से की गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। बाल्को एक एल्यूमिनियम कंपनी है, इसकी स्थापना सोवियत संघ की सहायता से वर्ष 1965 में किया गया था दोस्तों। कहाँ कब किया गया था? वर्ष 1965 में। इसके प्रमुख केंद्र कोरबा एवं कोयना में स्थित है। बाल्को का प्रमुख केंद्र कोरबा एवं कोयना में स्थित है। कब किया गया था? 1965 में किया गया था। तो यदि इसे देखें, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, रूस के द्वारा। 20 नंबर प्रश्न क्यों निम्नलिखित में कौन सा जायद किस्म की फसल है? जायद किस्म की फसल देखे ककड़ी एवं खीरा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, जायद। इस समय का मौसम, जो गर्मी के समय में के मौसम में जो मिलते हैं फल, ककड़ी, खीरा, तारबूज, ये सब क्या है? जायद फसल में आते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, कपास, मूंग, उड़द, ये सारा जायद फसल के अंदर में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जायद फसल का जो मौसम है कब किसके किसके बीच आता है? तो रबी फसल और खरीफ फसल के मध्य जो बोई जाने वाली फसल होता है, उसी समय जायद फसल का आता है। कब से कब? फरवरी से मार्च के बीच।
जायद फसल की बुआई की जाती है? फरवरी से मार्च के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21 में। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं निजी में उपकरणों के स्वामित्व पर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। उपकरणों के स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 22 नंबर प्रश्न की ओर। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यदि आपसे पूछे तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। विश्व सांख्यिकीय दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। चारों का चार ऑप्शन का मैं बता दिया हूं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। यदि कुछ और इंपॉर्टेंट दिवस मैं बता दूं, जैसे सद्भावना दिवस 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है दोस्तों। विश्व अस्थमा दिवस 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस 29 जून को मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अब विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को, जबकि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न की ओर। भारत की फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत की फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कहाँ स्थित है? पुणे में। और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान की स्थापना 1960 में पुणे में की गई थी। स्थापना पुणे के प्रभात स्टूडियो में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी पुणे में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 24 की ओर। 24 में दिया गया निम्नलिखित शासकों को उनके कालक्रम की अवधि के अनुसार सजाइए। ठीक है, यदि इसमें देखें कुतुबुद्दीन ऐबक है 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक उसका कार्यकाल था। 1206 से कितना? 6 से 10 तक कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, उसके बाद इल्तुतमिश था 1210 से लेकर के कब तक था इल्तुतमिश का? 1236 तक इल्तुतमिश था दोस्तों, इल्तुतमिश। उसके बाद रजिया सुल्तान आई थी। रजिया सुल्तान का हुआ था 1236 से लेकर के 1236 से 40 तक रजिया सुल्तान रही। उसके बाद बहुत बार आया है बलबन 1266 से लेकर के 87 तक। तो हमसे पूछा है कि कौन पहले आया, फिर उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक 1, उसके बाद 3, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान, उसके बाद बलबन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 25 में कहा गया है अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? तो अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसने? अब्दुल रज्जाक ने। तो देवराय द्वितीय के समय अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। देवराय द्वितीय के समय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 15वीं शताब्दी में यात्रा की थी। यह संगम वंश के महान शासक देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर यात्रा की थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बारे में यदि पूछे तो हरिहर प्रथम एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। बारबोसा ने कृष्णदेवराय के समय में कौन आया था? बारबोसा कृष्णदेवराय के समय में विजयनगर की यात्रा की थी। विजयनगर की यात्रा करने वाला कौन था? बारबोसा, जो कृष्णदेवराय के समय में आया था, बारबोसा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही। ऑप्शन नंबर डी हो गया, कृष्णदेवराय के समय में बारबोसा था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। देवराय द्वितीय ने विजयनगर के सम्राट देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 26 में शेर शाह ने अपने अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? शेर शाह ने अपने अंतिम सैन्य अभियान कलिंजर के राज्य के खिलाफ किया था। ऑप्शन नंबर बी सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी कलिंजर। 1545 में शेर शाह ने कलिंजर पर अपना अंतिम सैन्य अभियान किया था। यहाँ के शासक कौन थे? किरत सिंह थे। इसी अभियान में शेर शाह की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, और यदि हम देखें शेर शाह के बारे में तो शेर शाह ने 1534 ईस्वी में शेर खां से सूरजगढ़ युद्ध में बंगाल के अयोग्य शासक महमूद शाह को 13 लाख दिनार देने के लिए विवश कर दिया था। कौन? शेर शाह सूरी ने। और चौसा का युद्ध 1539 में शेर शाह ने हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ी गई थी, जिसमें शेर शाह की जीत हुई थी। और इसी समय शेर शाह ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलाया था। 1539 में जो चौसा का युद्ध में जीत हुई थी उसके समय में शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में या बिलग्राम के युद्ध में परास्त किया था और दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था शेर शाह ने। तो ये हो गया कन्नौज के युद्ध 1540 में। और शेर शाह सूरी ने 1542 ईस्वी में मालवा पर विजय प्राप्त किया था। शेर शाह सूरी ने मालवा पर विजय प्राप्त किए थे शेर शाह सूरी ने 1542 में। इनकी अंतिम अभियान कौन था? 1545 कलिंजर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 27 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन मंत्री परिषद से संबंधित युग्म सही सुमेलित नहीं है?
तो सल्तनत काली सल्तनत कौन सा ही सुन्नत नहीं है? देखिए, दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी सही है, दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी सही है। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक, ये भी सही है। दीवान आरिज इल्तुतमिश, ये गलत है दोस्तों। दीवान आरिज इल्तुतमिश ने नहीं शुरू किया था, दीवान आरिज था जो बलबन ने शुरू किया था। किसने? बलबन ने, ना कि इल्तुतमिश ने, बलबन ने किया था। तो बलबन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। कह रहा कौन सही है? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। दीवान आरिज क्या था? एक सैन्य विभाग था। ठीक है, दीवान आरिज एक सैन्य विभाग था जो बलबन ने शुरू किया था। दीवान खैरात यदि देखें वो क्या था? तो दान विभाग था दीवान खैरात, जो फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। दीवान अमीर को ही देखें तो कृषि विभाग था जो मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। दीवान रियासत देखें तो बाजार नियंत्रण विभाग था जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था? हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था किस वंश के शासकों को? तो गुप्त वंश के शासकों को हुनों को आक्रमण का सामना करना पड़ा था। वर्ष 455 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया था। 455 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया, और जिन्होंने तत्कालीन गुप्त साम्राज्य स्कंदगुप्त ने भारत से बाहर कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुनों पर, यदि आपसे पूछे विजय किसने प्राप्त किया था, हुनों पर विजय के उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने विष्णु स्तंभ के रूप का निर्माण करवाया था। तो गुप्त शासकों ने हुनों पर आक्रमण, गुप्त शासकों के समय में हुनों का आक्रमण हुआ था, वो स्कंदगुप्त था जो हुनों को बाहर खदेड़ दिया था। स्कंदगुप्त ने हुनों को बाहर खदेड़ दिया था, और इसी उपलक्ष्य में उसने विष्णु स्तंभ का निर्माण करवाया था। हुन आक्रमण का उल्लेख स्कंदगुप्त के भीतरी गांव स्तंभ अभिलेख के जुन्नागढ़ अभिलेख से मिलता है। किस अभिलेख से? जुन्नागढ़ अभिलेख से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 29 में। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। महाविनिष्क्रमण भगवान बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना को कहते हैं। भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गृह त्याग किए थे, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहते हैं? तो धर्म चक्र परिवर्तन जब महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। महापरिनिर्वाण जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना सूरसेन के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। किसके द्वारा? सूरसेन को। इनका अन्य नाम था क्या? मास्टरदा के नाम से भी जाना जाता है सूरसेन को। और 1930 को यह घटना हुई थी। कब? 1930 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 434 थी। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो 1886 ईस्वी में हुई थी, उसमें कितने सदस्य थे? 434 सदस्य। दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में की गई थी। उस समय सदस्यों की संख्या कितना था? 434 सदस्य शामिल हुए थे। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जब हुए थे 1885 में, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे बेमेश चंद्र बनर्जी। तो उस समय जो सदस्यों की संख्या कितनी थी? उस समय सदस्यों की संख्या 72 थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 32 नंबर प्रश्न में। प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न में इसमें मैचिंग दिया दोस्तों। इसको देखते हैं मैच करने के लिए। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी को सबसे वृद्ध व्यक्ति कहते हैं। महामना मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी गई है। भारत का लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। यदि मैच करें तो क्या होगा? इसमें ए का 5 और बी का 3, ए का 5 बी का 3 सी का 1, ठीक है, और डी का 2। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 33 की ओर। केशव चंद्र सेन, इसमें भी मैचिंग दिया हुआ है, इसे भी मैच करेंगे हम लोग। केशव चंद्र सेन, इस प्रश्न में भी मैचिंग दिया हुआ है दोस्तों, इसको भी देखते हैं। केशव चंद्र सेन किससे संबंधित है? तो केशव चंद्र सेन जो है आपको ब्रह्म समाज से संबंधित है। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से संबंधित है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज से संबंधित है। दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज से। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज से संबंधित है। और सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित है। तो इस प्रकार मैचिंग करें 4, इस प्रकार यदि मैचिंग करें तो 2, 4
एक तीन होगा दोस्तों, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया निम्नलिखित आंदोलनों में से महात्मा गांधी ने किसकी नेतृत्व नहीं किया था? महात्मा गांधी ने बहावी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हुआ। बहावी आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बाकी सभी आंदोलनों का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किए थे। 35 नंबर प्रश्न को चलते हैं। 23 फरवरी 1946 को राजसी भारतीय नौसेना के नाविक को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? तो आत्मसमर्पण के तैयार करने वाले कौन कौन थे? वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना थे, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें तैयार किया था, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 36 नंबर प्रश्न में। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था की गई है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। किसका? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था की गई है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 37 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना फरवरी 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 38 की ओर। भूकंप का अधिक केंद्र 8 में दिया गया है। भूकंप का अधिक केंद्र क्या होता है? भूकंप का अधिक केंद्र देखें तो भूकंप का अधिक केंद्र भूपटल का वह भाग जहां से भूकंप के तरंगों का अनुभव होता है, जहां से भूकंप के तरंगों का अनुभव होता है उसे ही भूकंप अधिक केंद्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। भूकंप के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिक केंद्र या इपी सेंटर कहा जाता है। जहां भूकंप उत्पन्न हुआ है पृथ्वी के अंदर में, उसके ठीक ऊपर जहां से भूकंप निकलती है, उसके ठीक ऊपर, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर, यहाँ मान लीजिए भूकंप का केंद्र है, पृथ्वी के ठीक ऊपर जो सतह होती है उस सतह के बिंदु को ही क्या कहते हैं? अधिक केंद्र कहते हैं, इपी सेंटर कहते हैं, ठीक है। सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। यदि सागरीय जो सागर में जो भूकंप आते हैं उसे क्या कहते हैं? जापान में सुनामी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 39 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है? यदि इसमें देखिए रूस में स्थित पर्वत तो काकेशस पर्वत है जो रूस में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। काकेशस पर्वत कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यदि एटलस को देखें, एटलस पर्वत कहाँ है? तो एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। और एपेनाइन पर्वत कहाँ स्थित है? तो एपेनाइन पर्वत इटली में स्थित है। एपेनाइन पर्वत कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है एपेनाइन पर्वत। तो ऑप्शन नंबर 1 काकेशस पर्वत कहाँ स्थित है? रूस में काकेशस है। 40 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1760 में बेदरा का युद्ध हुआ था। बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच 1760 में हुई थी? ब्रिटिश सेना और डच के बीच। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, 1760 में हुई थी। 1759 में हुई थी बेदरा का युद्ध, नहीं सॉरी दोस्तों, 1759 में ब्रिटिश सेना और डच के बीच 1759 ईस्वी में हुई थी बेदरा का युद्ध। और इसमें इस युद्ध में डच की पराजय हुई थी और डच की समाप्ति भी इसी युद्ध के तहत हुई थी। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ था ब्रिटिश सेना एवं डच सेना के बीच। कब हुआ था? 1759 में, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 41 नंबर प्रश्न की ओर। यदि 41 नंबर प्रश्न को देखें तो इसमें दिया गया है 41 नंबर प्रश्न है, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं को जानने के लिए कौन सा यंत्र है? सोनार है। सोनार से समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 42 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें दिया गया सिरका एसिटिक अम्ल सही है। संतरा फॉर्मिक अम्ल ये गलत है, संतरा में भी फॉर्मिक अम्ल नहीं होता है, संतरा में ये गलत है दिया हुआ है। फॉर्मिक अम्ल किसमें होता है? तो फॉर्मिक अम्ल आपको बिच्छू में लाल चिट्टी में होता है। फॉर्मिक अम्ल लाल चिट्टी में होता है और बिच्छू में होता है, मक्खियों के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल। और साइट्रिक अम्ल होता है जो आपको किस में होगा? संतरा में होता है साइट्रिक अम्ल। इमली में टार्टरिक एसिड, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड। तो हम यदि इसे देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 43 में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है? संरचनात्मक तत्वों में कौन नहीं आता है? तो कैडमियम है जो संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 44 नंबर प्रश्न की ओर। मृग मारीचिका का कारण क्या है? तो मृग मारीचिका का कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण मृग मारीचिका होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यदि आप लोग इसी तरह और भी प्रैक्टिस सेटों का जीके पढ़ना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं वॉल्यूम 2 का पीएसएस इंटर लेवल वॉल्यूम 2 रुक्मणी प्रकाशन के बुक का मैं अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो उसे भी देख सकते हैं दोस्तों, उसका प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और क्रॉन पब्लिकेशन का भी जीके का जो भी प्रश्न है प्रैक्टिस सेट में वो भी मैं
अपलोड कर चुका हूँ, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 45 नंबर प्रश्न की ओर। 45 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी का गुण नहीं है? कोलाइडी का गुण कौन नहीं है? तो कोलाइडी का गुण इसमें कोलाइडी इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, ये कोलाइडी का गुण नहीं है। कोलाइडी का गुण क्या है? कोलाइडी एक विषमांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही है। बहुत छोटे छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये भी सही है। और बाह्य बल से मुक्त होने पर वे स्थिर नहीं होते हैं, तो ये भी सही है। कोलाइडी का गुण हमसे पूछा कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं है कोलाइडी का गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 46 में बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीएमाइड बहुलक का प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, यदि देखें कौन होता है अमीनो अम्ल का बहुलक, तो प्रोटीन है जो अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 48 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? तो कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की ओर, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण जो है वो घटना किसमें नहीं होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में ये घटना नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 49 में निम्नलिखित ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मीयमान किसका होता है? तो इन चार में से सबसे अधिक ऊष्मीयमान किसका है? एलपीजी का सबसे अधिक ऊष्मीयमान है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। सबसे अधिक ऊष्मीयमान किसका है? एलपीजी का। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 15 नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। प्रकाश तरंगों के वायु के से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है? प्रकाश तरंगों को वायु से यदि कांच में जाता है तो उसका तरंगदैर्घ्य और वेग में परिवर्तन होता है। तरंगदैर्घ्य और वेग में परिवर्तन होता है, लेकिन उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल तरंगदैर्घ्य और वेग में परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 51 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है? तो अदिश राशि जिसमें केवल दिशा का, अदिश राशि जिसमें केवल परिणाम बताता हो, वैसी राशि जिसमें केवल परिणाम बताता हो परंतु दिशा का ज्ञात नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। जो दिशा परिणाम दोनों बताता है उसे सदिश राशि कहते हैं। तो इसमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है। संवेग, वेग, कोणीय संवेग, ये सब क्या है? सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ 52 में सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो प्लैटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में। किसका? प्लैटिनम चूर्ण। कुछ और अम्ल बनाने में जैसे अमोनियम गैस बनाने के लिए हैबर विधि के द्वारा अमोनियम गैस बनाया जाता है और इसमें लोहे का चूर्ण का उपयोग किया जाता है। लोहे का चूर्ण हैबर विधि के माध्यम से अमोनियम गैस बनाया जाता है। और वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने के लिए निकेल का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने के लिए निकेल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए संपर्क विधि कौन सा है? तो प्लैटिनम। सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा प्लैटिनम, ठीक है, इसे संपर्क विधि के नाम से जाना जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कच्छ विधि, और सल्फ्यूरिक अम्ल को यदि सीसा कच्छ में बनाया जाता है तो वो कौन सी उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाएगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा। यदि संपर्क विधि से बनेगा तो उसमें प्लैटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाएगा, और यदि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में सीसा कच्छ का विधि उपयोग करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड के प्रयोग किए जाएंगे। एल्कोहल के ईथर बनाने की विधि कौन है? गर्म एल्युमिनियम के द्वारा बनाया जाता है। और क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में क्लोरीन गैस बनाया जाता है, जिसमें किप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 53 में कांच से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है सो कहा है, तो कांच है ये यौगिक है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कांच एक यौगिक है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, सी सही आंसर होगा। कांच एक यौगिक है जबकि कांच एक यौगिक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। कांच के निर्माण में रेत, सोडा, क्वार्टरजाइट का प्रयोग किया जाता है, सही है। इसका क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है, ये भी सही है, ठीक है। कांच एक अतिस्थितिज द्रव्य है, ये भी सही है। कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 54 में किसी विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो विटामिन कौन सी विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आंवला, नींबू के फल, टमाटर, सब्जियों में विटामिन सी पाए जाते हैं। हड्डियों के रोग, ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन डी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब वह किस रंग का होता है? तो लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, तो वह बैंगनी रंग का होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। किस रंग का? बैंगनी रंग का। नेक्स्ट जो चलते हैं, सम्मिलित करना है इसमें दोस्तों। हाइड्रोक्लोरिक दाब का सिद्धांत जो है, हाइड्रोक्लोरिक दाब का सिद्धांत है, हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत
किसने दिया है? तो हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत है जो पास्कल ने दिया, हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत। गति के जड़त्व का सिद्धांत किसने दिया है? तो गति के जड़त्व का सिद्धांत गैलीलियो ने दिया है दोस्तों। और सौर प्रणाली का हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने दिया है? सौर प्रणाली का हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत यदि देखें कोपरनिकस ने दिया है। और गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक सिद्धांत न्यूटन ने दिया है, गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक सिद्धांत। यदि इसे मैच करें तो क्या होगा? 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों 57 में। 57 में कहा गया है दूरदृष्टि दोष के कारण निम्न है। तो किसके कारण दूरदृष्टि दोष होते हैं? तो दूरदृष्टि दोष में होते हैं लेंस की क्षमता घट जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है इसके कारण, और लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है इसके कारण, और लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, गलत है, लेंस की गोलाई बढ़ नहीं घट जाती है तब। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर, ए और बी दोनों सही है। दूरदृष्टि दोष, लेंस की क्षमता घट जाना और फोकस दूरी बढ़ जाना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 58 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो कौन पादप हार्मोन है? एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन और एथिलीन, ये सभी के सभी पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 59 में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली है जो आपको किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन। प्लाज्मा झिल्ली है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की होती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया 60 नंबर प्रश्न की ओर। 60 में दिया गया है मैचिंग करना है एनोफेलिज। एनोफेलिज से कौन सा रोग होता है? तो एनोफेलिस से मलेरिया रोग होता है। एनोफेलिस से मलेरिया रोग होता है। क्यूलेस मच्छर से फाइलेरिया रोग होता है। रेत मक्खी से कालाजार रोग होता है। और सीसी मक्खी से नींद की बीमारी होती है। तो इस प्रकार मैचिंग हुआ, मैच करें तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर 61 नंबर प्रश्न में इसमें दिया गया है मांसपेशियों की अस्थियों से जोड़ता है। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाली बीमारी नहीं, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ा जाता है। किससे? टेंडन से जोड़ा जाता है। टेंडन से जोड़ता है मांसपेशियों को, अस्थियों से जोड़ता है कौन? टेंडन जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। टेंडन एक संयोजी ऊतक है जो मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है। टेंडन मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। और लिगामेंट है, लिगामेंट का कार्य क्या है? तो हड्डी को अन्य हड्डी से जोड़ता है। बोन को बोन से जोड़ने का कार्य कौन करता है? लिगामेंट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 62 निम्न में कौन सी कोशिका का बिजली घर कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो हरगोविंद खुराना को प्रोटीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। हरगोविंद खुराना को प्रोटीन के संश्लेषण के लिए वर्ष 1968 में किया गया था सम्मानित। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 64 में। रक्त परिसंचरण प्रणाली की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण प्रणाली की खोज विलियम हॉर्वे ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। विलियम हॉर्वे ने 1928 ईस्वी में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की इकाई की थी। वह इंग्लैंड के चिकित्सक थे विलियम हॉर्वे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 65 में ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर है। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। यदि आप लोग दोस्तों भारतीय संविधान, भारतीय इतिहास का चैप्टर वाइज प्रश्न और भी प्रीवियस ईयर प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर सारा वीडियो चैप्टर वाइज भारतीय संविधान का पूरा चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर प्रश्न मैं अपलोड कर चुका हूँ और आप लोग उसे देख सकते हैं दोस्तों। और उसी प्रकार मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और प्राचीन भारत का भी वीडियो पूरा अपलोड है, वो भी चैप्टर वाइज उसे देख सकते हैं। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के ग्रुप में शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, जितना ज़्यादा हो लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 66 में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 15वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो अनुराग ठाकुर ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा किसे की है? तो वो कौन है? वहीदा रहमान है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। वहीदा रहमान को 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, वहीदा रहमान को। चलते हैं 67 नंबर प्रश्न की ओर। 67 में दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 67 नंबर प्रश्न में दिया गया क्या कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समूह के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे की मंजूरी दी है? तो किसने दिया है? कौन से राज्य सरकार ने? तो झारखंड ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, झारखंड ने दिया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया है नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया था? नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन 19 सितंबर 1923 को किया गया, 2023 को। नए संसद भवन का कार्यवाही का पहला दिन कौन था? 19 सितंबर 2023। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 69 नंबर प्रश्न को चलते हैं। इसमें दिया गया है किस कलाकार को की पेंटिंग द स्टोरी टेलर
द स्टोरी टेलर किसकी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है? तो द स्टोरी टेलर पेंटिंग है जो किसने लिखा है, बनाई है? तो अमृता अमृता शेरगिल का है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अमृता शेरगिल का है। 61.8 करोड़ रुपए में बिकने वाली किसी भी भारतीय की सबसे महंगी कृति है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया 68 के बाद 69 में, 69 के बाद 70 नंबर प्रश्न में 70 में दिया गया सुमेलित करना है। इसमें कुछ पुस्तक के नाम दिए गए हैं और इसमें कौन सही मिलान है वो हमसे पूछा गया है, कौन सुमेलित है सो पूछा गया है। तो इसे यदि देखें कौन सुमेलित है, वेस्टर्न लर्न, जेवा, एन एंशिएंट सुपर हीरो, फिर है पैलेस फ्रॉम द होम ऑफ वेज एंड विगेल्स और नेशनल कॉलिंग किसका लिखा हुआ ये सब। तो देखिए वेस्टर्न एंड लर्निंग किसकी है, चेतना मारू का है। जेवा एंड एंसिडेंटल सुपर हीरो ये हुमा कुरैशी का है। पैलेस फ्रॉम द होम ऑफ वेज एंड बिगेल्स किसका है, विजय राघवन का है। तो ऑप्शन डी सही आंसर, सबका सब सही है। नेक्स्ट चलते हैं 71 नंबर प्रश्न की ओर। 21वां एशियाई खेल 2030 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 21वां एशियाई खेल 2030 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा दोहा में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इसका आयोजन दोहा में किया जाएगा। जो 21वां एशियाई खेल है उसका आयोजन दोहा में कब किया जाएगा? 2023 में। जबकि 20वां एशियाई खेल का आयोजन 2026 में नगोया में किया जाएगा। 2026 में एशियाई खेल का 20वां एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा नगोया में। ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर, दोहा में। 72 नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है किसी व्यक्ति में यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है। तो किस व्यक्ति ने जीता है? बिहान तल्या विकास ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जीता कौन? बिहान ताल्या विकास। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 73 नंबर प्रश्न की ओर। हाल ही में कॉलिंग्स डिक्शनरी में बर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? बर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है एआई को। कॉलिंग्स डिक्शनरी ने बर्ड ऑफ द ईयर एआई को चुना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 74 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में हीरालाल सामरी को चुना गया, समरिया को, हीरालाल समरिया को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। द्रौपदी मुर्मू जी ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 75 नंबर प्रश्न की ओर। भारत सरकार ने कब तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है? तो भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर की लक्ष्य कब तक रखा है? 2024 तक रखा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें। दोस्तों जितने भी ग्रुप हैं सभी में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत